नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके लिए महाराष्ट्र की राजनीति की वह बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं जिसको लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा और विश्लेषण की किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में जब से सरकार महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनी है, जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं, तब से ही लगातार जो विरोधी पार्टी की तरफ से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और कई सारी ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जिसकी वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप लगाए जा रहे हैं मतलब समझिए कि कहीं न कहीं कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से सरकार को कहीं के बैकफुट पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर इस तरीके से गड़बड़ हुई है जिसको लेकर जाहिर सी बात है सवाल तो बनते हैं और सवाल पूछना चाहिए और सवाल खड़े हो भी रहे हैं। मसला है, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी कोटे यानी अजीत पवार कोटे से मंत्री हैं धनंजय मुंडे, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र के बीड को लेकर, महाराष्ट्र में एक बीड जिला है और बीड जिले जो कि आपको पता है गोपीनाथ मुंडे का गढ़ कहा जाता है, वहां से पंकजा मुंडे विधायक रही, लेकिन वह अपने ही चचेरे भाई से यानी धनंजय मुंडे से एक बार चुनाव हार गई। उसके बाद लगातार अब चूंकि आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव भी लड़ी तो हार गई थी, लेकिन हालांकि उन्हें एमएलसी का चुनाव लड़ाया गया, उसके बाद उनकी जीत हुई और उसके बाद से वह अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। यानी दोनों भाई बहन यानी कि चचेरे भाई बहन दोनों एक ही परिवार से महाराष्ट्र में मंत्री हैं, एक बीजेपी से है तो एक एनसीपी से। लेकिन यहां पर मुंडे परिवार यानी मुंडे परिवार खासतौर से हम कहें धनंजय मुंडे को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है बीड़ में, कि जिस तरीके से विवाद तब से और गहरा गया है क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र के बीड़ में संतोष देशमुख जो कि सरपंच हैं उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े पैमाने पर एक विरोध लगातार चल रहा है, बड़े पैमाने पर लगातार एक मुहिम चल रही है किस तरीके से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और यहाँ तक की तुलना बिहार से की जा रही है, यहाँ तक की तुलना अलग अलग राज्यों से की जा रही है किस तरीके से यहाँ पर इतना ही नहीं बल्कि गैंग ऑफ वासीपुर से नाम लेकर तुलना किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे नामों का उपयोग किया जा रहा है जिससे यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो सरकार जो चल रही है वह कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और यह सिर्फ इसलिए कि एक जिले को यानी आप समझिए बीड़ को लेकर कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस को भी लगातार सामने आना पड़ रहा है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें बताना पड़ रहा है कि आखिरकार नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन बावजूद इसके लगातार एक के बाद ऐसे एक वीडियो आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर जरूर सरकार को सफाई देनी पड़ रही है। और वहीं विरोधी पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर यानी विरोधी का मतलब समझिए महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि किस बात पर मैं बात करने जा रहा हूँ, क्यों एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्यों अंदर की बात आपको बताने जा रहा हूँ, आखिरकार चल क्या रहा है महाराष्ट्र में। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति इस दौरान गरमाई हुई है। आप समझिए कि 2024 खत्म हो रहा है और वैसे में कि इस तरीके से राजनीति लगातार गरमाई। लेकिन एक बड़ी बात यह भी हुई कि वाल्मीकि करार जो संतोष देशमुख की जो हत्या हुई थी उसमें एक मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। हालांकि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से लगभग कह सकते हैं लगातार फरार थे। और जब मामला बहुत गरमाया, लगातार एक के बाद एक धनंजय मुंडे पर बहुत ज़्यादा प्रहार किया गया विरोधी पार्टी द्वारा। इतना ही अजीत दामनिया नाम जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई, वह भीड़ तक गई, भीड़ पर जाकर भी वह उन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जिससे कि ये बताने का प्रयास किया कि इस पूरे मामले में धनंजय मुंडे और वाल्मीकि करार जो कि बहुत खास नेता हैं धनंजय मुंडे के, वह किस तरीके से इस पूरे मामले में लिप्त हैं। एक के बाद एक कई सारे ऐसे वीडियो आए, इतना ही नहीं बल्कि भीड़ में कई सारे ऐसे हथियारों को लहराते हुए कुछ लोग ऐसे सामने आए, कोई हथियारों को नहीं बल्कि कई लोग ऐसे भी सामने आए जो कि उनके हाथ में लाइसेंसी बंदूक है या लाइसेंसी पिस्टल है और लाइसेंसी रिवॉल्वर है और वह लगातार कहीं पर भी फायरिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वह भी एक बड़ा मामला गरमाया जिसकी वजह से अब तक भीड़ में करीबन 150 जो लाइसेंसी रिवॉल्वर या जो यूं कहें कि हथियारों को लाइसेंस दिया गया था उसको पुलिस ने अब तक रद्द कर दिया है। और लगातार इसकी और भी सर्वे शुरू है कि इसके पास भी अगर लाइसेंस है, अगर कहीं पर भी उन्होंने इस तरीके से मिसयूज किया है या फिर कहीं दिखावा किया है तो वह उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। तो आप समझिए कि महाराष्ट्र का बीड़ एक बहुत बड़ा कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा सरदर्द कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके केंद्र बिंदु कोई अगर है इसलिए सरदर्द बन रहा है, आप समझिए कि वह है धनंजय मुंडे इसलिए कि जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और वह केंद्र बिंदु बने हुए हैं क्योंकि वह सरकार में शामिल हैं और उनके ही साथ कई लोग ऐसे हैं कि जो कि
अच्छे संबंध उनके साथ रहे हैं और हैं, इसी वजह से वो लगातार निशाने पर आ रहे हैं। और धनंजय मुंडे ने साफ साफ कहा भी है कि जो भी इसमें अगर कोई अगर आरोपी है उसको सजाए मौत हो, फांसी सजा होनी चाहिए, वो खुद मांग कर रहे हैं। लेकिन वो इसके बावजूद भी उन्हें हटाने की मांग, यानी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से हटाने की मांग लगातार चल रही है कि धनंजय मुंडे को सरकार से हटा दिया जाए, क्योंकि वह सरकार में जब तक रहेंगे तो जांच सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि संतोष देशमुख जो सरपंच की हत्या हुई है, उनके ही भाई पुलिस को मिलकर और अलग तरीके से वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि धनंजय मुंडे को हटा दिया जाए। इस तरीके से मांगे लगातार चल रही हैं। इतना ही नहीं, अंजित दामनिया जैसे हमने बताया सामाजिक कार्यकर्ता, वह भी लगातार मांग कर रही हैं कि धनंजय मुंडे को हटना चाहिए। अब धनंजय मुंडे पर इतना दबाव बन रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है धनंजय मुंडे को सरकार से हटना पड़े, क्योंकि दबाव बहुत बड़े पैमाने पर बन रहा है। इतना ही नहीं, विरोधी पार्टियों द्वारा बीड़ में बड़े पैमाने पर एक मोर्चा का आयोजन किया गया था, मूक मोर्चा, और उसमें भारी पैमाने पर बीड़ के लोग शामिल हुए थे। दिखाया गया कि शक्ति प्रदर्शन किया गया, हालांकि उसमें भी राजनीतिक करते हुए दिखाई पड़। लेकिन एक मामला और साथ बता दूं आपको, एक मामला और हुआ है प्राजक्ता माली। प्राजक्ता माली महाराष्ट्र की एक अभिनेत्री हैं और बड़ी अभिनेत्री हैं, जानी मानी अभिनेत्री हैं। उनको लेकर सुरेश धस, जो कि बीजेपी के ही विधायक है, सबसे खास बात है बीजेपी के विधायक ही सुरेश धस, वह प्राजक्ता माली का एक बयान में नाम लेते हैं, जिसको लेकर कहीं कहीं बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। और वह विवाद इसलिए खड़ा होता है क्योंकि धनंजय मुंडे के साथ कहीं कहीं नाम जोड़ने का प्रयास सुरेश धस ने किया। आप समझिए कि एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी की तीनों पार्टियों को मिलकर सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी। वहीं बीजेपी के जो विधायक हैं सुरेश धस, वो लगातार धनंजय मुंडे पर आरोप कर रहे हैं और उनको कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से अब तक ऐसा कहीं पर भी बयान नहीं आया कि वो अपने बयान ऐसे ना दें, क्योंकि सरकार में समझिए शामिल है। इसका मतलब कहीं के अंदर की बात समझिए कि सरकार की तरफ से, यानी यूं कहीं बीजेपी की तरफ से कहीं कहीं अंदर खाने से उन्हें समर्थन मिल रहा है कि वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह पार्टी का समर्थन है। वही कारण है धनंजय मुंडे लगातार निशाने पर हैं। तमाम देखिए विरोधी पार्टी द्वारा या फिर अंजित दामनिया द्वारा लगातार विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन खुद सुरेश धस जो कि बीजेपी में ही विधायक हैं, वह धनंजय मुंडे का जमकर विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और एक एक उन्होंने कई चीजों पर बात की। हालांकि प्राजक्ता माली का जब नाम उन्होंने लिया तो प्राजक्ता माली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इतना ही नहीं बल्कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि इसमें माफी मांगनी चाहिए उन्हें, क्योंकि मेरा नाम घसीटा जा रहा है, मेरा क्या लेना देना इस पूरे मामले पर। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के मिलने के बाद और कहेंगे सुरेश धस जो हैं, उन्होंने प्राजक्ता माली से माफी मांगी। पहले उन्होंने कहा था कि माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने माफी मांग ली कि अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता हूं। तो कहीं कहीं एक प्राजक्ता माली सुरेश धस का मामला बिल्कुल शांत हो गया हो, लेकिन धनंजय मुंडे लगातार टारगेट पर हैं, क्योंकि इसलिए बताया वाल्मीकि करार। हालांकि उन्होंने आज पुणे में सीआईडी के सामने आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया, यानी वह जाकर अपने आप को पेश हुए। बड़े ही एक नाटकीय तरीके से कह सकते हैं कि पहले वीडियो जारी करते हैं, उसके बाद वह सीआईडी ऑफिस पहुंचते हैं और उसके बाद वह जाकर वहां पर अपने आप को सरेंडर करते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि इसको लेकर विरोधी पार्टी द्वारा लगातार एक आरोप लगाया जा रहा है कि इतने दिनों से एफआईआर दर्ज थी, लगातार पुलिस हाथ पांव मार रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वाल्मीकि कराड़ को अब तक गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धनंजय मुंडे के बहुत खासम खास हैं। तो यही कारण है कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांगा जा रहा है कि धनंजय मुंडे अगर इस्तीफा दे देंगे तो सही इस पर मामले पर कार्रवाई होगी और सही जांच पड़ताल होगी। इतना ही नहीं बल्कि आज देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक बड़ा बयान आया कि इसमें कोई भी बड़ा नेता या फिर कोई भी बड़ा हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि धनंजय मुंडे को लेकर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इसमें एक बड़ा जो कह सकते हैं कि दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्तीफा दें, आने वाले दिनों में क्या देवेंद्र फडणवीस उनका इस्तीफा लेते हैं या खुद धनंजय मुंडे इस्तीफा लेते हैं। लेकिन इसमें बीच में दिलचस्प यह भी देखना होगा आपको कि अजीत पवार पूरी तरीके से शांत दिखाई पड़ा। अब देखा होगा आपने छगन भुजबल को लेकर जब बवाल उठा था तो उस वक्त भी वह काफी शांत दिखाई पड़े, और अब धनंजय मुंडे को लेकर भी वह इस पर मामले पर शांत दिखाई पड़ रहे हैं, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। अमूमन आप देखे होंगे अजीत पवार बेबाक तरीके से बात करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर शांत हैं। तो आप समझिए कि 2024 तो कहीं कहीं इस महाराष्ट्र की सरकार बनते ही कानून व्यवस्था को लेकर आप समझिए बड़े पैमाने पर एक विरोध शुरू हुआ है और एक कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर घेराव किया जा रहा है या फिर उनका निशाना साधा जा रहा है। लेकिन आप समझिए 2025 में क्या महाराष्ट्र की महायुति सरकार में कोई बड़ा फेरबदल होगा, कोई बड़ा मंत्री इस्तीफा दे सकता है, यह देखना होगा। और इस पूरे मामले पर लगातार आगे जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ हम अच्छे से डिटेल लाते रहेंगे और आपके साथ डिटेल एक्सप्लेन करते रहेंगे, ताकि आपके पास वह सही खबर पहुंचती रहे। तब तक के लिए आप इंडिया डेली देखते रहिए। धन्यवाद।